देखिए, जो ये क्वेश्चन मैंने ये बना के ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 से महत्वपूर्ण ये एलटी रिलेटेड प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसको भी नोट डाउन करते हुए चलेगा। ये कह रहा है कि विद्यालय, अगर नोट डाउन नहीं भी करोगे तो समझ लीजिए, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज किसे माना जाता है। तो आप इसको देखिए, जो एनसीएफ 2005 को क्या माना गया है, विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत एक राष्ट्रीय दस्तावेज, नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में जिसे जाना गया है, वो एनसीएफ 2005, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये हम 2005 में ये गया। अब इसका दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ तैयार किया गया था। ये किस कौन से मंत्रालय, अभी हमने पढ़ा था आगे। तो ये जो एनसीएफ जो तैयार किया गया था, तो वो किसने किया गया था? ये शिक्षा मंत्रालय, जिसे हम वर्तमान में आज शिक्षा मंत्रालय कह रहे हैं, वैसे तो इसका नाम क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था, इसकी पहल पर एनसीएफ 2005 ये लाया गया। वहीं पर तीसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ तैयार किया। तो किसके अध्यक्षता में किया? उस समय जो अध्यक्ष थे एनसीएफ 2005 के, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी। तो इस कमेटी ने क्या कहते हैं, इसको तैयार किया था। अब यहाँ पर देखिए, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था, बताइए। यहाँ पर लर्निंग विदाउट क्या था, वन और विदाउट बर्डन। वर्डन करके बिना भार के अधिगम, कहने का मतलब ज़्यादा किताबों की ज़रूरत शिक्षा। नहीं है। ठीक है, आपने इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। ये कहाँ पर किया गया, लर्निंग विदाउट बटन करके, ये कहाँ पर, ये किस कौन सी इसमें बोला गया, तो आपको बताना है कि ये आपके एनसीएफ 2005 का एक प्रमुख सूत्र है। इस सूत्र को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आप मुझे ये बता सकते हो, पाँचवें नंबर का प्रश्न है, आप बताइए, जिसे भी आता है। एनसीएफ 2005 का सभ्यता व प्रगति। ये किसने कहा? ये सर रविंद्रनाथ टैगोर का था, सभ्यता व प्रगति निबंध था जो उनका। तो ये निबंध और ये प्रगति से संबंधित, हमने ये निबंध के बारे में मैंने आपको बताया था। यस सर, बचपन की याद मुझे कोई दिलाता बता है। सकता है, जो ये निबंध मैंने आपको बताया था, इस निबंध में हुआ क्या था, कोई बताइए। चलिए, मैंने आपको पूरा उसको समझाया था, चलिए बताइए, जिसे भी याद है। सर उसमें बच्चे आपस में खेलते रहते थे हमेशा, फिर उसमें से एक बच्चा जो था उसके पास मतलब कुछ नया उपकरण आ गया जिससे वो उनके साथ खेलना बंद कर दिया। मतलब ये सब था इसमें कहानी का शीर्षक, कि जो बच्चा था उसके पास उसको नया खिलौना दिया तो उसने जो और दोस्त थे उनके साथ खेलना बंद कर दिया उसने बाद में। तो जिनसे उनका एक मित्र उनसे अलग हो गया, और जो सीखता था उनके साथ एक ग्रुप में खेलना वो उसके लिए बंद हो गया। बस इतना ही था। चलिए। सर मतलब निचोड़ बताया कि आप मतलब ये चलिए, था करके प्रेमा, आप उस दिन थी जिस दिन हम ये पढ़ा रहे थे? जी सर। चलिए बताइए, क्या है इसका, ये जो सभ्यता और प्रगति जो निबंध है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के सर निबंध पर इसमें, आधारित है, तो हाँ इसका पूरा मुझे सार बताओ, ये वास्तव में है क्या, इसको समझाइए मुझे। सर इसमें ये था कि मतलब बच्चा जो आपस में, जो उनका आपस में भाईचारा था, तालमेल था, मतलब उस खिलौने के आने से मतलब वो चीज मतलब एक अलग हो गया था, और आपसी जो उनका प्यार था वो मतलब खत्म हो गया, और उस खिलौने के कारण मतलब उन्होंने उनकी दोस्ती छूट गई, और मतलब ये था, इसी तरीके का था। मेन मोटो क्या था बेटा, मैंने कहा ना कि इसका उद्देश्य क्या था। यहाँ पर कहा है ना, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ, जो प्रारंभिक रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से होता है। तो बेसिकली सभ्यता और प्रगति ये क्या है, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाने की बात करी, तो इसमें से कोई अभी तक नहीं समझा पाया। मैंने पूरी कहानी बताई थी, कहानी के तौर पे आपको मैंने समझाया था कि क्या हुआ था। चलिए, आरती आप थी उस दिन, तो आरती आप बताइए। सर मेरे को याद भी नहीं है कि मैं थी। ऋतु, सोनी, जो भी हैं, आप बताओ। सर नहीं है याद। देखिए दोस्तों, जो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, हमने कहा कि सभ्यता और प्रगति, एक हमारी सभ्यता होती है, उस सभ्यता को छोड़ के हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया था, पहले क्या था, एक तीन चार दोस्त थे, मान लो दो दोस्त थे। दो दोस्त क्या थे, आपस में बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी।
वो क्या करते थे, जैसे उनके पास पुराने खिलौने हुआ करते थे, पेपर से बना लेते थे, लकड़ी से बना लिया करते थे, उसी में से एक दोस्त के पास क्या आ जाती है, नई कार आ जाती है, रिमोट कंट्रोल कार आ जाती है, जिससे कि वो बच्चा अपनी जो खिलौना है उसकी जो कहीं ना कहीं उसके अंदर ईगो आ गया था, और ईगो आ गया था, और उससे वो अपने दोस्तों के साथ खेलना कम कर दिया था, और वो अधिक समय किसके साथ बिताने लगा, वो खिलौना, वो खिलौना क्या था, आधुनिक था, और जो बच्चों के साथ जो खिलौने जो थे वो पुराने। वो कहने का मतलब है कि जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो जो पुरानी हो चुकी है, उस पद्धति को नए रूप में परिवर्तन किया करना है, जिससे कि हम आधुनिक हो सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं आगे को। तो सभ्यता का प्रगति मतलब हमारी जो पुरानी सभ्यता, हम अब सभ्यता की प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम किताबों से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी आने वाले समय में हम कुछ और पढ़ेंगे, तो आप पुरानी चीज़ को लेके तो नहीं चलोगे ना, नई चीज़ों को लेके चलोगे। समझ में आ रहा है? पहले ज़माने में क्या चलती थी, आपकी जो तख्ता होता था, पाठी बोलते थे, उसमें कमेट से लिखा करते थे। फिर कमेट से वो युग आया, कोई किसी बच्चे का फाउंटेन पेन होगी तो वो तख्ती लेके थोड़ा जाएगा, वो तो फाउंटेन पेन लेके जाएगा, कि कॉपी में वो अच्छी तरीके से लिखेगा, तो उसके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। तो आने कहने का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का होना और साथ ही नई नई चीज़ों का आविष्कार होना, तो यही इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखिए यहाँ पर क्या था, एनसीएफ 2005 बल किस पे देता है, ये बल किस पे देता है, ये बल देता है आपकी शांति के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा पे क्या देता है, बल देता है। अब हमने कहा था जो एनसीएफ 2005 में बताया गया था, क्या बताया गया था कि जो सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, याद आ रहा है, आ रहा है आपको याद, बताइए। हमने ये कहा था ना, अब ये कहेगा कि इसका लक्ष्य क्या था। देखिए यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर ये था एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या था, ये उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की अगर जब बात करते हैं तो सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की एक युक्ति थी, एक प्रयास था, एक योजना थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष विद्यालय कक्षा का वातावरण में बताया गया, क्या बताया गया है, तो इसमें जो बताया गया था कि वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। अब वातावरण को भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इस पे ये कहा गया था। करिकुलम जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, तो ये लैटिन भाषा से करिकुलम शब्द लिया गया है। और 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये याद होना चाहिए। अभी तो मैं ओवरऑल रख रहा हूँ, आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ, कल ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 2005 में एनसीएफ 2। ये बात करें तो 11 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो 11 नंबर का प्रश्न क्या करें, एनसीएफ 2005 में समाजी अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी, बताइए। ये मैंने उस दिन इसको आपको पूरी तरीके से बताया था, चलिए बताइए जिसे भी याद है, चलिए फटाफट कीजिए। सर जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों को था कि मतलब लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर दिया गया। चलिए आपके उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, सभी, ठीक है आपका देखिए, सभी स्तर के विद्यालयों में लैंगिक और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। तो यहाँ पे क्या है, जो सभी स्तर पे क्या होता है, जो लड़का लड़की पर भेदभाव न करते हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है विद्यार्थियों की, ये स्तर को कहीं ना कहीं ये मुद्दा इसमें था। यहाँ पर कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेसिकली NCERT क्या है, NCERT में क्या गई थी, इसकी कार्यशाला आयोजन की गई थी। अब मुझे बताइए 13वें नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे, चलिए बताइए, भारती बताइए बेटा। 38। चलिए और भी बताइए। सर 38 ही है। 38 थे, बिल्कुल सही है कि इसमें क्या थे आपके 38 क्या थे, सदस्य थे। अब ये बताइए पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, बताओ। मैं कहता हूँ कि आपसे पाठ्यक्रम
निर्माण की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर देखिए क्यों पड़ती है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। ये हमें क्या, अब यहाँ पर एक चीज दिया गया है एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है, क्या है बताइए? सर त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र। तो यहाँ पर त्रिभाषाई ये फॉर्मूला, वेरी गुड, ये त्रिभाषाई सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको आपको बताया था कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, ये कौन कौन सी है इसको बताइए। अभी आपकी एक झलक आपके पड़ गई होगी उसमें आंसर पर नज़र, तो बताइए। ये परसों मैंने डिटेल में बताया था प्रथम भाषा क्या होती, द्वितीय भाषा क्या थी, तृतीय भाषा क्या है, तो ये विस्तार से बता रखा है, ये मत कहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस से पूछ रहे हैं। चलिए बताइए। सर जो इसमें टेक्निकल मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा है। नहीं चलिए राज्य, हाँ बोलिए भारती। सर जो इसमें राज्य भाषा थी और फिर सर दूसरे में कुछ इंग्लिश को रखा था शायद, और तीसरे में स्थानीय भाषा थी ऐसा। शायद क्या होता है, स्पष्ट तौर पे बताओ, शायद में तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर देखिए क्रम 100 प्रथम भाषा जो थी हिंदी थी, हिंदी के अंदर राष्ट्रीय भाषा और राज्य की भाषा इसमें सम्मिलित थी प्रथम, ये देखिए प्रथम वाली में। द्वितीय वाली में अंग्रेजी थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम जानते हैं, याद रखोगे। द्वितीय भाषा क्या थी, अंग्रेजी थी जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम इसको यूज करते हैं। और तीसरी जो भाषा थी आपकी स्थानीय भाषा, जैसे यहाँ पर स्थानीय भाषा पंजाबी, संस्कृत और तमिल दी गई, तो आपकी पहाड़ी, कुमाऊनी कोई भी हो सकती है, तो आपकी स्थानीय भाषा जो आपके क्षेत्र में बोली जाती है वो आपकी स्थानीय भाषा के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये अगला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा। एनसीएफ 2005 सुझाव दिया गया है, मी का जो सुझाव दिया गया, सूचनाओं को क्या माननी से बचाया जाए, क्या है ये? कुछ याद आ रहा है? जी सर ज्ञान से चलिए ही तो बता सकते यहाँ पर ज्ञान से, बिल्कुल सही कहा आपने। ये ज्ञान से क्या करना है, इसको बचाना है। अब ये 18वें वाले का क्वेश्चन बताइए। अच्छी बात है कि आप लोगों को थोड़ा याद है जो पूर्व में पढ़ाया गया। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया है? चलिए बेटा जल्दी कीजिए। प्रेमा फटक से आंसर सर दी। मूर्त था सर, हैं? ज्ञान अज्ञान ऐसे ही था कि कुछ ऐसे ही था सर। देखिए ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ये ज्ञात, आपने पढ़ा होगा पहला जो चैप्टर है आपने वहां पर पढ़ा होगा, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर, आपने पढ़ा होगा। आपने अगर यूनिट फर्स्ट पढ़ी होगी तो उसमें जो जहाँ पर शिक्षण अधिगम है तो वहाँ पर ये चीज़ों का है कि जब शिक्षक क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये है। अब 19वें नंबर का प्रश्न बताइए जल्दी से। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है, क्या है? आरती जल्दी बताओ बेटा। सर मैंने बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल याद नहीं आ सोनी सोनी जल्दी बताओ बेटा। रहा। सर इसमें बालक के ज्ञान को जोड़ना था सर। देखते हैं इसमें क्या करे, ज्ञान मैं तो को यही स्कूल था से सर। बाहर के जीवन से जोड़ना था, याद रखना। मैंने वो उस दिन भी बताया था, बहुत ही सही तरीके से आपको बताया था, बहुत ही विस्तार से बताया था। उसके बावजूद भी बहुत ना के बराबर तुम्हें प्रश्न क्या उत्तर दे पा रहे हो, गलत बात है। ज्ञान को स्कूल से बाहर, देखिए चार दीवारी ज्ञान से बच्चे को क्या करना था, सामाजिक ज्ञान से, सामाजिक वातावरण से जोड़ने की यहाँ पर सुझाव दिया गया था। ये नहीं कि भैया बच्चे को आप क्या करो स्कूल की चार दीवार के अंतर्गत ही उसको पढ़ाते रहो, उसका बौद्धिक ज्ञान बाहरी वातावरण से ना हो, तो स्कूल के बाहर से भी उसको ज्ञान प्रदान करना है, तो याद रखिएगा। तो नीचे दिया गया है 20वें नंबर का प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? सर क्योंकि वो अपनी गलती गलतियां से सुधारेगा। चलिए हाँ ये क्या करे, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है, अगर वो कोई गलतियां कर रहे हैं
तो गलतियां हो रही हैं तो फिर उसका समाधान भी वो करने में क्या करते हैं, उनको सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब बताइए बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख स्रोत था, इसका अर्थ क्या था बताइए, ये तो आना ही चाहिए। ये सर कुछ बच्चों को किताबों का बोझ नहीं लगना चाहिए था। देखिए किताब ये क्या कर रहा है, पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना होता है। ठीक है, कि बच्चों को ज़्यादा किताबें या वो उनको लादना नहीं चाहिए, कम उनका बोझ होना। अब 22वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एनसीएफ 2005 की सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या केंद्र होना चाहिए? सर टॉपिक को दैनिक जीवन से जोड़ना था इसका, तो कि जो टॉपिक है वो भी हमारे में दैनिक जीवन को उनको जोड़ के बनाए करके, मैथ के टॉपिक भी। बिल ये बिल्कुल सही। ये क्या कह रहे हैं, आपकी जो पढ़ाई कक्षा में जो पढ़ाई किए गए वो टॉपिक हैं उनको दैनिक जीवन में जोड़ना चाहिए। मैंने उस दिन एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि आपने अपने बच्चे को 100 रुपये दिए, आपने कहा बेटा ले पेप्सी की बोतल लेके आना। अब पेप्सी की बोतल आपकी आती है 40 रुपये की, आपके बच्चे को 60 रुपये वापस होना चाहिए। तो ये कैसे होगा कि जो आपकी जो कक्षा में जो पढ़ाया गया ज्ञान है वो आपके जो दैनिक जीवन में उसको जोड़ घटाओ वो यहाँ पर कर सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा, उस दिन भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 27वें नंबर का प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, चलिए बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बताओ बेटा। थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो, जो पूर्व का जो ज्ञान है उस ज्ञान को थोड़ा सा वर्तमान ज्ञान से उसको कनेक्ट करो, आ जाएगा। सर उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलिए महत्वाकांक्षी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही, ये कह रहा है कि गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। थोड़ा सा दिमाग में जोर डालोगे तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे रही हो, ठीक है। अब देखिए 24वें नंबर का प्रश्न है एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है। देखिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो लाया हूँ एनसीएफ 2005 जो मैंने परसों पढ़ाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो बताइए आप, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबाई आकृति का मतलब क्या है बेटा। भारती जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए फटाक से कीजिए, आंसर दो जल्दी। गिव अप कर रहे हो? सर आप एक बार बताओगे तो ऑप्शन तो बता देंगे ना, ऐसे मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा लग रहा है ना। अगर ऑप्शन होते तो हम बता देते हैं नहीं ऑप्शन से ये होगा करके। अभी अभी कुछ बच्चों ने अच्छा अच्छा आंसर दिए हैं, इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन था उसका बता दिया कि लक्ष्य की प्राप्ति की, तो इसमें बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए हमने कहा कि जो आकृति गणित की लंबी आकृति का मतलब होता है कि एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, एकता पर दूसरी एक कल्पना पर दूसरी कल्पना को जोड़कर एक संरचना बनाना। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, उस दिन भी मैंने बताया था बेटा, मैंने कहीं पर बिना पढ़ाए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। अगर आपने क्लास में एकदम एकाग्रचित्त होकर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो निश्चित रूप में आपको आता ही आता होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 25वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है क्या है बताइए, ये तो बता सकते हो। चलिए प्रेमा मूर्ख दर्शक मत बनिए बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रेमा क्विकली आंसर दीजिए बेटा। रितु आंसर सर दे, नहीं आता। आंसर दीजिए रितु। सोनी, आरती, जो भी देना चाहे, आरती जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। आरती आपने क्लास ली थी या नहीं ली थी उस दिन, ये बताइए। नहीं ली सर, तभी तो क्लास क्योंकि मेरा इतना तो क्लास ना लेने का टॉपिक छूट गया। तो टॉपिक छोड़ने की वजह से आपका कितना नुकसान हो रहा है देख पा रही हो। हाँ देखिए इसका जो है, सर ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया टाइप ऐसा कुछ जाओ क्या बेटा, मानसिक विकार। ये मानसिक विकास, शिल्पकला,
केंद्र और व्यावसायिक ज्ञान, इसका मेन उद्देश्य था। सिखाना क्या था? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत रखा ही क्या गया था कि आपका मानसिक विकास होना चाहिए और जो आपका शिल्प कौशल है उसको विकसित करना था, और व्यवसाय ज्ञान था, जो व्यवसाय ज्ञान किसी में आपको, मैं इंटर के बाद आपने रोजगार, मैंने कहा इंटर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट को लाने की बात कही गई है जिसमें कि बच्चा क्या कर सकता है, आगे की पढ़ाई नहीं भी करेगा तो वो अपना एक रोजगार उत्पन्न कर सकता है। हमने ये आपसे चर्चा की थी। चलिए नीचे वाला आंसर दीजिए। 26वें नंबर का प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के सुझाव दिए गए थे? बताइए कौन सी ऐसी परीक्षा थी जिसमें हैं? सर 10वीं कक्षा के लिए। क्या सर दिया? 10वीं कक्षा ऐच्छिक होने का। देखिए बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन कैसे आ गया आप बताइए। 10वीं सर कक्षा। ये तो बिल्कुल सटीक है ना कि इसका आंसर ये होगा करके ना, मतलब उनमें ऐसा होता है कि ऑप्शन में कुछ भी मतलब अपने टाइप से ना, अब ये ये तो देखिए, सटीक है कि हाँ, इसका आंसर यही होगा करके। अब एनसीएफ 2005 बल देती है, किसमें देती है? पूर्व में क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा रिपीट हो गया है। सर लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। क्या है? सर करके सीखने का। करके सीखने पे ऊपर अच्छा। क्या था? देखा कितना आपका सर वो दिमाग तो है। सर मैं वही तो बोल रही हूँ कि इसमें सर ऐसे माने कि इसमें ऑप्शन होंगे तो उसमें हमने यहाँ पर हाँ दिया सर था, इसमें दो आ गया दो ऑप्शन है ना फिर। वहीं पर गया हो। चलो अब मैं कहाँ ढूंढूं मैं। तो याद रखिए बल किस पे दे दी, उसमें कहा था क्या सीखता है, यहाँ पर क्या कह रहा है? एनसीएफ के अनुसार सीखना है, ये कह रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 बल देता है, बल देती है, किस पे देती है? करके सीखने पर। कोई कार्य आप करोगे तभी उसको सीखोगे। मान लीजिए मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, जब कोई बच्चा केमिस्ट्री लेता है, केमिस्ट्री लेने के बाद वो जब फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में गया ही नहीं, उसने जो परख नलियों में जो आपके केमिकल हैं उनको टेस्ट नहीं करा, तो वो सीखेगा कहाँ से? वो जब करेगा तब पता चलेगा ना, मर्क्यूरी को डाल के सोडियम के साथ क्या मिक्स होगा, ये तमाम चीज़ें वो तब उसे पता चलेगा। चलिए ये बता दीजिए 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या था? बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नीचे पढ़ भी लिया होगा, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, अनुमान लगा रहे होगे आप। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आरती इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हाँ जी सर। चलिए जितने भी महानुभाव हैं जल्दी आंसर दीजिए। चलिए हमें सर वही वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना क्या था, इसीलिए कला शिक्षा को रखा गया था। कला शिक्षा क्या थी? सांस्कृतिक विरासत थी, उसकी प्रशंसा करना। संस्कृति जो हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार कौन करेगा? कला शिक्षक के द्वारा ही किया जाएगा। तो आप देखिए 29वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्ष के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किस चीज का महत्व दिया गया है? तो महत्व किसका दिया है देख लीजिए। बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम में सुधार को, यह देखिएगा। और ये देखिए यहाँ पर 30वें नंबर का प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र बिना न शिक्षा बिना बोझ के, कब से ये विचार आया था? ये कब से विचार आया था? मैंने बताया था, याद आ रहा होगा तो मैंने इस पर फोकस भी रखा था, मैंने इस पर जोर जोर से बोला भी था आप लोगों को। चलिए बताइए। सर 1993 में। हाँ जी 1993 में 1993। बिल्कुल सही है। ये कैसे याद हो गया अभी? आगे सर ये वाला याद था ना, आपने आप बोला था। इसको बता दीजिए भी, एनसीएफ 2005 के अंदर परीक्षा सुधार में किस सुधार को सुझाया गया? सर वही होगा इसमें भी तो, वो 10वीं कक्षा वाला कि परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए करके। देखिए यहाँ पर क्या क्या है? है? अच्छा सब अलग अलग आते हैं। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सशक्त मूल्यांकन, खुली किताब और परीक्षा का मूल्यांकन होना चाहिए। सुधार किस पे किया जाएगा? आपका सुधार कहाँ पर होगा? जो सामूहिक कार्य जो मूल्यांकन है और सशक्त मूल्यांकन, सही तरीके से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। खुली पुस्तक की जो किताब है, जो परीक्षा है, वो खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन। तो आप अपने छात्र छात्राओं से जब आप टेस्ट लेते हो किस प्रकार से लेते हो, क्या सुझाव किए वो कर सकते हो, तो ये तमाम चीज़ें हमने इससे पूर्व में भी चर्चा कर ली थी, तो अब वो बताना व्यर्थ है। चलिए ये 31 क्वेश्चन बना के रखे थे, तो आई थिंक 31 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना?